हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और 2026-27 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ BS 6 सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़ का महा मैराथन क्लास ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ जहाँ MCQ बेस पर एग्ज़ाम होने वाला है। अभी तक आपने अपनी कोई भी MCQ की तैयारी नहीं की है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं पता है कि वहाँ से कैसे MCQ क्वेश्चन आएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट MCQs बताने वाली हूँ जो हर यूनिवर्सिटी में आने वाला है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं तैयार किया, आपको काफ़ी टेंशन है, तो मात्र ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी होने वाली है। आप केवल इस एक वीडियो को देख करके अपने एग्ज़ाम में पूरा नंबर पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, देखिए, व्हेन वाज जेम्स एफ मोनाको बॉर्न? जेम्स एफ मोनाको का बॉर्न कब हुआ था? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 1 से बन रहा है। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में ही कह दिया है कि टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इम्पॉर्टेंट MCQ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मात्र ये एक वीडियो देखकर आप अपने एग्ज़ाम में पूरा नंबर पा सकते हैं। आपको इसके बाद कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज जेम्स एफ मोनाको बॉर्न? तो जेम्स एफ मोनाको का बॉर्न हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जेम्स एफ मोनाको डाई? जेम्स एफ मोनाको की डेथ कब हुई? तो 2019 में, 2019 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। जेम्स एफ मोनाको के बारे में मैं आपको यूनिट नंबर 1 में डिटेल में पूरा नोट्स के साथ पढ़ा चुकी हूँ, और इसके अलावा आपकी टोटल 8 यूनिट्स को भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आप इंग्लिश लिटरेचर पेपर नंबर 2 की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, और आपका जो पेपर नंबर 1 है उसकी भी पूरी क्लासेज, मॉडल पेपर, सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, देखिए, जेम्स एफ मोनाको वॉज बॉर्न इन? जेम्स एफ मोनाको का बॉर्न कहाँ पर हुआ था? तो USA में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स एफ मोनाको इज बेस्ट नोन एज? तो जेम्स एफ मोनाको को किसके लिए जाना जाता है? तो आप ये जानते ही हो कि जेम्स मोनाको किस चीज़ के लिए फेमस है? फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लाइफ स्पैन ऑफ जेम्स एफ मोनाको वॉज? यानी कि जेम्स मोनाको का जो जीवन काल था वो कब से कब तक था? तो आप जानते हैं कि इनका बॉर्न 1942 में हुआ और इनकी डेथ 2019 में हुई। 1942 से 2019 तक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। विच इज़ द मोस्ट फेमस बुक रिटन बाय जेम्स एफ मोनाको? तो यूनिट नंबर 1 जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था जेम्स एफ मोनाको की सबसे फेमस बुक है हाउ टू रीड ए फिल्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू रीड ए फिल्म इज़ मेनली अबाउट? ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जेम्स मोनाको की बुक हाउ टू रीड ए फिल्म किसके लिए जानी जाती है, मतलब कि इस बुक का टॉपिक क्या है? फिल्म स्टडीज़ एंड एनालिसिस, मतलब फिल्म के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, विच फील्ड इज जेम्स एफ मोनाको एसोसिएटेड विद? जेम्स एफ मोनाको किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं? तो फिल्म क्रिटिसिज्म। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ जेम्स एफ मोनाको? यहाँ 4 ऑप्शन में से जेम्स एफ मोनाको की बुक कौन सी है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि हाउ टू रीड ए फिल्म इनकी फेमस बुक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू रीड ए फिल्म हेल्प्स रीडर टू? जेम्स मोनाको की बुक हाउ टू रीड ए फिल्म
रीडर्स की क्या मदद करती है? अंडरस्टैंड एंड एनालाइज फिल्म, यानी कि फिल्म के बारे में एनालाइज करना और उसको समझने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अब बन रहा है द कॉमेडी ऑफ एरर्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये आपके सिलेबस में दिया गया है और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हर यूनिट से मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो हम एक सीक्वेंस में यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में देख रहे हैं। तो मात्र ये एक वीडियो आपके 8 यूनिट का पूरा निचोड़ होने वाला है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर्स? कॉमेडी ऑफ एरर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, विलियम शेक्सपियर का ये कॉमेडी प्ले है। तो ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द प्ले इज मेनली बेस्ड ऑन विच थीम? द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो प्ले है इसका मेन थीम क्या है? तो मिस्टेकन आइडेंटिटी, इसमें 2 जुड़वा भाई और उनके 2 जुड़वा नौकरों की कहानी है। तो दोनों भाई भी एक जैसी हम शक्ल वाले हैं और दोनों जुड़वा नौकर भी हम शक्ल हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा पहचानने में मिस्टेक होती है, गलती होती है। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी जो है इस प्ले का मेन थीम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द ट्विन ब्रदर्स? ट्विन ब्रदर्स का नाम क्या है? तो एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज एंड एंटीफोलस ऑफ एफिसस। जो एंटीफोलस है वो सिराक्यूज सिटी में रहता है, इसलिए इसको एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज के नाम से जाते हैं। और जो एंटीफोलस एक और है वो एफिसस सिटी में रहता है, इसलिए इसको एंटीफोलस ऑफ एफिसस के नाम से जानते हैं। तो दोनों का नाम एंटीफोलस होता है, दोनों ट्विन ब्रदर्स का, और इनको इनकी सिटी के अलग अलग नामों से पहचाना जाता है कि कहाँ के एंटीफोलस की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेम्स ऑफ देयर सर्वेंट? ट्विन ब्रदर्स के ट्विन सर्वेंट का क्या नाम है? तो आपके लिए पहचानना एग्ज़ाम में आसान होगा। जहाँ पर सिराक्यूज और एफिसस लगा होगा आप पहचान जाएंगे, क्योंकि दोनों भाइयों का नाम ड्रोमियो होता है और एक को ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज के नाम से जानते हैं और एक को ड्रोमियो ऑफ एफिसस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ द ट्विन ब्रदर्स एंटीफोलस? तो ट्विन ब्रदर एंटीफोलस के फादर कौन है? तो ईजियन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है वेयर डज मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक प्लेस? द कॉमेडी ऑफ एरर्स में ज़्यादातर जो इवेंट हुए, जो एक्शन हुए, वो कौन सी जगह पर हुए? एफिसस सिटी में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई इज ईजियन सेंटेंस टू डेथ? ईजियन को डेथ की सज़ा क्यों सुनाई जाती है? देखिए, जो एफिसस सिटी का ड्यूक होता है उसने सिराक्यूज के लोगों को अपने सिटी में आने के लिए मना कर देता है कि अगर सिराक्यूज सिटी का कोई भी इंसान मेरी एफिसस सिटी में आएगा, यानी ड्यूक का कहना है, एफिसस के ड्यूक का कहना है कि कोई भी उसकी सिटी एफिसस में आएगा तो उसको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। और जो ईजियन होता है वो आ जाता है, इसलिए इसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। तो एंटरिंग एफिसस इलीगली, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज़ एंटीफोलस ऑफ एफिसस मैरिड टू? एंटीफोलस ऑफ एफिसस की शादी किससे हुई थी? तो एड्रियाना से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज़ एड्रियाना सिस्टर? एड्रियाना की सिस्टर कौन है? तो आपको अच्छे से याद होगा, लूसियाना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए हु इज़ द ड्यूक ऑफ एफिसस? एफिसस के ड्यूक कौन हैं? तो सोलिनस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज़ द एबेस रिवील्ड टू बी एट द एंड? तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स में एबेस कौन है ये चीज़ एंड में रिवील होती है, पता चलता है ड्रामा के एंड में कि एबेस कौन है। तो एबेस जो है ट्विन ब्रदर एंटीफोलस की मदर होती है जिसका नाम है एमिलिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। पूरी प्ले की जो समरी है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप समरी पढ़कर जाएंगे तो आप अपने राइट ऑप्शन को ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे।
आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द प्ले। द कॉमेडी ऑफ एरर्स प्ले में एंड में क्या होता है? फैमिली रीयूनियन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट जेनरे इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स की जेनरे क्या है? तो ये कॉमेडी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। तो देखिए आप फटाफट से अपने एमसीक्यूज़ को देखते रहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं फटाफट से आपको आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को बताकर आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में सारे यूनिट के एमसीक्यूज़ को कवर किया है। तो हम फटाफट से देखकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये सारे आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। विच एलिमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु रोट काबुलीवाला। काबुलीवाला की समरी भी मैं आपको पूरी पढ़ा चुकी हूँ। इससे बनने वाले जितने भी रिटन टाइप क्वेश्चन आंसर हैं उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और मैं एमसीक्यूज़ की भी अलग से वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। हु रोट काबुलीवाला? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज़ द काबुलीवाला इन द स्टोरी। काबुलीवाला कौन होता है इन द स्टोरी, कहानी में? ए फ्रूट सेलर फ्रॉम काबुल। अफ़गानिस्तान के काबुल से आया है काबुलीवाला, इसीलिए उसको काबुलीवाला कहा जाता है, जो कि कोलकाता में आकर के क्या करता है? फ्रूट्स बेचता है। कोलकाता में क्या करता है? फ्रूट्स को बेचता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इन काबुलीवाला। काबुलीवाला में जो लिटिल गर्ल होती है उसका नाम क्या होता है? तो मिनी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। मिनी की दोस्ती हो जाती है काबुलीवाला के साथ। काबुलीवाला के साथ मिनी की दोस्ती हो जाती है और दोनों के बीच काफ़ी गहरा प्यार भी होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिनीज फादर इन द स्टोरी काबुलीवाला। काबुलीवाला स्टोरी में मिनी के फादर का क्या नाम है? तो ये स्टोरी में मेंशन नहीं है, इनको केवल नरेटर के नाम से जाना गया है क्योंकि यही स्टोरी के नरेटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर डज द काबुलीवाला कम फ्रॉम। काबुलीवाला कहाँ पर आता है? तो काबुलीवाला कहाँ से आता है? तो काबुल से आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये काबुल अफ़गानिस्तान से भारत के कोलकाता में आकर ड्राई फ्रूट्स को बेचता है, इसीलिए इसको काबुलीवाला के नाम से जानते हैं क्योंकि ये काबुल से आया है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स डज काबुलीवाला स्पेंड इन जेल। काबुलीवाला ने कितने साल जेल में बिताए? तो 8 साल उसने जेलों में बिताए और इन 8 सालों में मिनी बड़ी हो जाती है और वो काबुलीवाला को भूल जाती है, लेकिन काबुलीवाला मिनी को कभी नहीं भूलता, वो उसे अपनी बेटी की तरह याद रखता है क्योंकि काबुलीवाला जब भी मिनी को देखता था उसे अपनी वो छोटी बेटी याद आती थी जिसको वो अफ़गानिस्तान में छोड़कर आया है। तो इसीलिए ये मिनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था, लेकिन 8 सालों में मिनी बड़ी हो गई और काबुलीवाला को भूल गई। और जिस दिन काबुलीवाला जेल से वापस आता है वो सबसे पहले मिनी से मिलने जाता है और उस दिन मिनी की शादी हो रही थी और मिनी काबुलीवाला को देखकर उसको पहचान नहीं पाती, जिसकी वजह से काबुलीवाला को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसमें एक बेटी और बाप यानी कि फादर एंड डॉटर के बीच का जो बॉन्ड होता है, जो रिश्ता होता है, राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। तो ये पूरी स्टोरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट रिमाइंड्स काबुलीवाला ऑफ हिज डॉटर। काबुलीवाला को क्या चीज़ उसकी अपनी बेटी की याद दिलाता था? मिनीज चैटर एंड इनोसेंस। मिनी की बातें और मिनी की जो मासूमियत है वो जब भी देखता और सुनता था उसको अपनी बेटी की याद आती थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट डज काबुलीवाला कैरी एज ए मेमोरी ऑफ हिज डॉटर। काबुलीवाला क्या रखता है एक मेमोरी के तौर में अपने डॉटर की, यानी कि काबुलीवाला जब काबुल से कोलकाता आता है ड्राई फ्रूट्स को बेचने के लिए तो वो अपनी बेटी की याद के तौर पर, मेमोरी के तौर पर अपने पास क्या चीज़ रखता है? तो काबुलीवाला जो अपने पास रखता है वो एक पेपर होता है जिस पर काबुलीवाला की बेटी के हाथों के निशान बने होते हैं, मतलब कि छपे होते हैं, जिसको वो अपनी बेटी की यादों के रूप में रखता है। हैंड प्रिंट ऑन पेपर, यानी कि पेपर पर उसके बेटी के हाथों के निशान बने थे, वही अपने पास याद के रूप में रखता है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज काबुलीवाला मीट मिनी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल। काबुलीवाला मिनी से मिलने क्यों आता है जेल से बाहर निकलने के बाद। तो जिस दिन वो जेल से बाहर निकलता है 8 सालों के बाद, सबसे पहले वो मिनी के घर जाता है। मिनी के घर जाता है, क्यों जाता है? टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड मिनी, अपनी पुरानी दोस्त और प्यारी दोस्त मिनी को देखने और उससे मिलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसे कुछ और ही मिलता है, यानी कि मिनी बड़ी हो गई, उसकी शादी हो रही है और मिनी उसको पहचान नहीं पाती। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज मिनी रिएक्ट व्हेन शी मीट्स काबुलीवाला आफ्टर ईयर्स। व्हाट डज मिनी रिएक्ट, मिनी क्या रिएक्ट करती है व्हेन, जब वो मिलती है काबुलीवाला से 8 सालों के बाद। तो जिस दिन काबुलीवाला आया उस दिन मिनी की शादी हो रही थी और शी इज़ अफेयर्ड, वो डर जाती है, एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज हिम, और वो अपने पुराने दोस्त को पहचान नहीं पाती। वो नहीं पहचान पाती कि ये वही काबुलीवाला है जो उससे घंटों बैठकर बातें किया करता था, उसकी बातें सुना करता था, उसको कहानियाँ सुनाया करता था और उसके लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आया करता था, वो भी बिल्कुल फ्री में। वो भूल चुकी थी उस काबुलीवाला को। ये चीज़ काबुलीवाला के लिए काफ़ी हार्ट टचिंग थी और काफ़ी ज़्यादा उसको सैड कर देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ये सारा एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिनी फादर गिव टू काबुलीवाला एट एंड। स्टोरी के एंड में मिनी के फादर काबुलीवाला को क्या देते हैं। तो मिनी के फादर को जब पता चलता है कि काबुलीवाला की भी खुद अपनी एक बेटी है जो अफ़गानिस्तान में रहती है और 8 सालों से ये जेल में रहने के बाद सबसे पहले मिनी से मिलने आया क्योंकि वो उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, तो वो उसको क्या करते हैं, मिनी के फादर क्या करते हैं, मिनी के शादी में जो पैसे कुछ खर्च करने थे उनको थोड़ा कम करके वो पैसे मिनी के फादर काबुलीवाला को दे देते हैं ताकि वो अपने वतन, अपने देश वापस लौट जाए। तो मिनी के फादर क्या देते हैं, मनी टू गो बैक टू हिज होमलैंड, ताकि वो अपने घर अफ़गानिस्तान वापस लौट जाए और अपने बीवी बच्चों से जाकर मिल सके। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी काबुलीवाला। काबुलीवाला स्टोरी की मेन थीम है लव बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें एक पेरेंट और एक बच्चे, चाइल्ड के बीच के प्यार को दिखाया है कि जो माँ बाप का प्यार जो औलाद के लिए होता है, अपने बच्चों के लिए होता है, वो दुनिया के हर एक क्षेत्र में एक जैसा होता है। कहाँ वो अफ़गानिस्तान का रहने वाला काबुलीवाला, कहाँ मिनी भारत कोलकाता की रहने वाली एक छोटी बच्ची। एज का डिफरेंस, रिलीजियस का डिफरेंट, लेकिन प्यार उतना ही गहरा, दोस्ती उतनी ही गहरी। वही चीज़ रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी इस स्टोरी में दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक पिता का प्यार दुनिया के हर क्षेत्र में बराबर होता है, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी धर्म का हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, इस नावल के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो खुशवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ये जो पूरा नावल है ये खुशवंत सिंह ने लिखा है और जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था और इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम की जो चीज़ें हैं उसको राइटर ने इसमें दिखाने की कोशिश की है, हिंसा वगैरह को दिखाने की कोशिश की है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज ट्रेन टू पाकिस्तान पब्लिश्ड। तो ये पब्लिश्ड हुई थी 1956 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्टोरी ट्रेन टू पाकिस्तान इज सेट ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल इवेंट। तो ये किस हिस्टोरिकल इवेंट के दौरान सेट की गई है। तो ये स्टोरी सेट की गई है, ये नॉवेल सेट किया गया है पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के घटना पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज इन द नॉवेल। इस नॉवेल में जो विलेज दिखाया गया है उस विलेज का नाम क्या है। उस विलेज का नाम है मनो माजरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, हु इज़ जग्गा इन द नॉवेल। नॉवेल में जग्गा कौन है, वो एक डेकोइट है, एक डाकू है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, मगर फिर भी ये अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है नूरन और लोगों की जान बचाने के लिए। नूरन एक मुस्लिम लड़की है जिससे जग्गा प्यार करता है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ नूरन। तो ये जग्गाज लवर है, जग्गा की प्रेमिका है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ एट द एंड इन द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवेल में एंड में कौन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है? तो जग्गा करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज जग्गा सेक्रीफाइस हिमसेल्फ टू सेव नूरन और अदर्स। अपनी लवर नूरन की लाइफ को बचाने के लिए और अदर्स लोगों की जान को बचाने के लिए वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है, मगर उनको वो बचा लेता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट मैकबेथ। मैकबेथ को किसने लिखा? ये सब आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैकबेथ के राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जेनरे ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की जेनरे क्या है? तो ये एक ट्रेजेडी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले मैकबेथ। तो मैकबेथ ही इसमें मेन कैरेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु आर द थ्री विचेज आल्सो नोन एज। थ्री विचेज जिन्होंने मैकबेथ के लिए भविष्यवाणी की थी कि वो आगे चलकर राजा बनेगा, उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो वेड सिस्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, व्हाट प्रोफेसी डू द विचेस गिव टू मैकबेथ। मैकबेथ को विचेस ने क्या प्रोफेसी, क्या भविष्यवाणी करके बताई थी? उन्होंने बताया था कि ही विल बी बिकेम, वो आगे चलकर राजा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। और मैकबेथ को राजा बनने की इतनी जल्दी होती है कि वो किंग डंकन का मर्डर कर देता है राजा बनने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ प्ले की शुरुआत में स्कॉटलैंड का राजा कौन है? तो किंग डंकन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु किल्स किंग डंकन। किंग डंकन को कौन मारता है? तो मैकबेथ मारता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हु इज मैकबेथ्स वाइफ। मैकबेथ की वाइफ का नाम है लेडी मैकबेथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज लेडी मैकबेथ इनकरेज मैकबेथ टू डू। लेडी मैकबेथ किस चीज़ के लिए अपने हस्बैंड मैकबेथ को इनकरेज करती है? वो इनकरेज करती है डंकन को मर्डर करने के लिए, किंग डंकन को मारने के लिए। क्योंकि जब लेडी मैकबेथ को पता चलता है कि उसके हस्बैंड मैकबेथ के लिए भविष्यवाणी की गई है कि उसका हस्बैंड राजा बनेगा, तो उसे भी बड़ी जल्दी थी कि उसका हस्बैंड राजा बन जाए। तो इसके लिए वो अपने हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, और भी ज़्यादा चढ़ा देती है कि आप जल्दी से किंग डंकन का मर्डर कर दीजिए और राजा बन जाइए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ बैंको सन। बैंको का बेटा कौन होता है मैकबेथ में? तो बैंको का बेटा होता है फ्लियंस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु किल्स बैंको। बैंको को कौन मारता है? मैकबेथ हायर्ड मर्डरर्स। मैकबेथ ने जिन लोगों को हायर किया था बैंको को मारने के लिए, वही लोग बैंको को मार देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ प्ले में मैकबेथ को कौन मारता है? तो मैकडफ मारता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के साथ क्या होता है? जब ये अपने हस्बैंड मैकबेथ के साथ मिलकर किंग का मर्डर करवा देती है, तो फिर उसको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता है, वो पागल हो जाती है और खुद मर जाती है, सुसाइड कर लेती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का मेन थीम है एम्बिशन एंड पावर, यानी कि शक्ति और महत्वाकांक्षा राजा बनने की। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट विजन डज मैकबेथ सी बिफोर किलिंग डंकन। मैकबेथ को किंग डंकन का मर्डर करने से पहले कौन सा विजन दिख रहा था? तो डैगर दिख रहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ,
ये आपके सिलेबस में दिया गया है। और उस नॉवेल का मेन कैरेक्टर कौन है? तो गोविंद है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अब देखिए, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नॉवेल से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितना कुछ आपके सिलेबस में दिया गया है सभी से बनने वाले MCQs बारी बारी आ रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम 2026-27 में और आने वाले सभी वर्षों में आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, हु व्हाट इज़ गोविंद्स ड्रीम? गोविंद का क्या सपना है? टू बिकम ए बिजनेसमैन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ये बिजनेसमैन बनना चाहता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट बिजनेस डू द 3 फ्रेंड्स स्टार्ट? तीनों दोस्त मिलकर ने, ओमी, ईशान और गोविंद, तीनों दोस्तों ने मिलकर कौन सा बिजनेस शुरू किया? तो क्रिकेट शॉप इन्होंने ओपन की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, हु इज़ अली? अली कौन है इस नॉवेल में द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में? तो ये एक टैलेंटेड क्रिकेटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु ट्रेन्स अली इन क्रिकेट? क्रिकेट में अली को कौन ट्रेन कर रहा था, कौन सिखा रहा था? तो ईशान सिखा रहा था। देखिए, आपको हर जगह ईश लिखा हुआ मिलेगा मगर इसका पूरा नाम ईशान है। ओके, तो ईशान सिखा रहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, हु इज़ विद्या? विद्या कौन है? तो विद्या ईशान की सिस्टर है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। एग्जाम में ईश सिस्टर दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, ईशान को ही हर जगह शॉर्ट में ईश लिखता है। तो ये ईशान की सिस्टर होती है जिससे गोविंद को प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से ईशान और गोविंद का जो फ्रेंडशिप है वो टूट जाती है, क्योंकि गोविंद को जब विद्या से प्यार होता है वो उसके साथ कुछ रिलेशन वगैरह बनाता है, जिसकी वजह से इन दोनों दोस्तों की दोस्ती खराब हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गोविंद्स फर्स्ट मिस्टेक? देखो, इसमें गोविंद ही मेन कैरेक्टर होता है और गोविंद से एक तीन बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो उसी पर पूरा टाइटल रखा गया है राइटर के द्वारा, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, क्योंकि गोविंद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये स्टोरी सुनाई गई है। तो पहली मिस्टेक गोविंद से अपनी लाइफ में क्या होती है? तो पहली मिस्टेक होती है कि ये इन्वेस्ट करता है मनी रॉन्गली, यानी कि अपने पैसों को गलत जगह इन्वेस्ट कर देता है। बड़ी मॉल में अपनी दुकान ले लेता है क्रिकेट शॉप खोलने के लिए, और भूकंप आता है, वो माल गिर जाती है और इसके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो पहली गलती इसकी ये थी, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गोविंद सेकेंड मिस्टेक? गोविंद की दूसरी बड़ी गलती क्या थी? सीक्रेट रिलेशनशिप विद विद्या, विद्या के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप बनाना, और विद्या गोविंद के दोस्त ईशान की बहन थी। तो ये दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि इस गलती की वजह से गोविंद और ईशान की दोस्ती खराब हो जाती है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर इवेंट्स अफेक्ट्स द स्टोरी? कौन सा मेजर जो इवेंट है वो स्टोरी को अफेक्ट करता है? गुजरात राइट्स। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द नॉवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ? नॉवेल का मेन थीम क्या है? तो फ्रेंडशिप एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। पहली इसकी थीम दोस्ती है और दूसरी थीम लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, यानी गलतियों से सीखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द स्टोरी मेनली सेट? जो स्टोरी जो नॉवेल है द 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, इसको कहाँ पर सेट किया गया है, इसकी सेटिंग क्या है? इसकी सेटिंग है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, व्हाट सब्जेक्ट इज़ गोविंद डू गुड एट? किस सब्जेक्ट में गोविंद बहुत अच्छा होता है? तो मैथमेटिक्स में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। और ये सारा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से देखते रहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ ओमी? गोविंद का दोस्त ओमी है, वो किस तरीके का इंसान है? तो ये काफ़ी रिलीजियस और सिंपल इंसान है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, व्हाट स्पेशल एबिलिटी डज अली हैव? अली के पास कौन सी स्पेशल एबिलिटी होती है, योग्यता होती है? तो वो यूनिक बैटिंग टैलेंट, मतलब कि इसको बैटिंग करने का काफ़ी अच्छा टैलेंट है, ये अच्छा क्रिकेटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, व्हाट हैपेंस टू गोविंद्स इन्वेस्टमेंट? तो मतलब गोविंद जब इन्वेस्ट करता है तो क्या हो जाता है? ऑल मनी उसकी लॉस हो जाती है, ही लॉसेज ऑल मनी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ ओमीज़ अंकल? देखिए, पूरा नावल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आप हर एक
इवेंट को अच्छे से जानते हैं कि किस नॉवेल में, किस स्टोरी में, किस ड्रामा में क्या कुछ हुआ था। पूरी समरी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, जितना कुछ आपके सिलेबस में दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ ओमीज अंकल। ओमी के अंकल कौन होते हैं इस नॉवेल के अंदर? ए पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गोविंद एंड ईश, यानी ईशान। तो गोविंद और ईशान के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है? रिलेशनशिप विद विद्या। ईशान की बहन विद्या के साथ गोविंद को जब प्यार हो जाता है तो यही इनके बीच क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ले आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के ऑथर कौन हैं? तो चेतन भगत हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वेयर डिड चेतन भगत स्टडी इंजीनियरिंग। तो आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट डिड ही कंप्लीट हिज एमबीए। तो चेतन भगत ने अपना एमबीए कहाँ से कंप्लीट किया? तो आईआईएम अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, बिफोर बिकमिंग ए राइटर चेतन भगत वर्क इन। जब चेतन भगत राइटर बने तो उससे पहले उन्होंने कहाँ पर काम किया? तो बैंकिंग सेक्टर में काम किया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर फेमस बुक बाय चेतन भगत। तो इन चारों में से कौन सी फेमस बुक है चेतन भगत की? 5 पॉइंट समवन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय चेतन भगत। तो 2 स्टेट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो स्क्रिप्ट राइटिंग का मतलब होता है राइटिंग ए स्टोरी विद डायलॉग्स एंड सीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये सारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप इनको अच्छे से तैयार रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, वेयर इज स्क्रिप्ट यूज्ड। स्क्रिप्ट जो लिखा जाता है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है? इन फिल्म्स, प्लेज एंड टीवी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायलॉग। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीन मीन इन ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में मेन सीन क्या होता है? ए पार्ट ऑफ स्टोरी और इवेंट। किसी भी जैसे इवेंट और स्टोरी का जो पार्ट है वो सीन होता है, मतलब स्क्रिप्ट में मेन मतलब होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। व्हाट आर कैरेक्टर्स इन ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर कैरेक्टर्स कौन होते हैं? तो कोई भी स्क्रिप्ट जब लिखी जाती है किसी मूवी, किसी फिल्म, किसी ड्रामा की, तो उसमें कैरेक्टर्स वही होते हैं जो उसमें होते हैं। जैसे आप मैकबेथ पढ़ते हैं तो मैकबेथ में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसकी स्क्रिप्ट जब लिखी गई तो राइटर ने उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स रखे। आप जब द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ते हैं उसमें भी आप कैरेक्टर्स देखते हैं। कोई भी मूवी देखते हैं उसमें भी आप कैरेक्टर्स देखते हैं। कोई ड्रामा देखते हैं उसमें भी कैरेक्टर्स देखते हैं। कोई स्टोरी पढ़ते हैं उसमें भी कैरेक्टर्स देखते हैं। तो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स होते हैं। तो पर्सन इन द स्टोरी, जो पर्सन होते हैं स्टोरी में, वही। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, व्हाट डज स्टेज डायरेक्शन टेल अस। स्टेज डायरेक्शन आपको क्या बताता है? ये सब कुछ मैं आपको बीए 3rd सेमेस्टर में ही पढ़ा चुकी हूँ, 3rd सेमेस्टर में। व्हाट कैरेक्टर्स आर डूइंग एंड वेयर दे आर। कैरेक्टर स्टेज पर क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कहाँ खड़े होंगे, ये स्टेज डायरेक्शन बताता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज स्क्रिप्ट राइटिंग इम्पॉर्टेंट। तो स्क्रिप्ट राइटिंग इम्पॉर्टेंट है फॉर मेकिंग फिल्म एंड प्लेस, फिल्म और प्ले को बनाने के लिए। ऑप्शन है आपका राइट है। आज की वीडियो में मैंने आपको लगभग 100 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए हैं। आप इनको तैयार कर लीजिए, बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ पर OMR शीट पर पेपर होने वाला है। आपके पेपर नंबर 1 की भी ऐसी क्लासेस मैंने अपलोड की हैं। हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिलेंगी, को करिकुलर की भी मिलेगी। तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। कम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।